हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 24 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 22 नवंबर 2022 की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, जो आज का अपना पहला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है। तो जवाब देना होगा कि यह 21 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा व कब की गई थी। तो जवाब देना है कि इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 1996 में की गई थी। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है। तो जब वर्ल्ड टेलीविजन डे पूछेगा तो 21 नवंबर बताएंगे। पूछा जाए कि इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी तो बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी तो 1996 में इसकी घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान समय में जो हेड हैं वो कौन है। जवाब देना है अब्दुल्ला शाहिद हैं। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं। तो जवाब देना होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत में 5G सेवा का शुभारंभ कब से किया गया है। तो बताना है कि 1 अक्टूबर 2022 से 5G सेवा का शुभारंभ हो गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं और विश्व रेडियो दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस है किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भूस्थैतिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। भूस्थैतिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। जवाब देना होगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट दिवस यहाँ दिया गया है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य घोषित किया गया है? वर्ष 2025 को। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निकोबारी होदी के लिए जीआई टैग की मांग किसके द्वारा की गई है। निकोबारी होदी के लिए जीआई टैग की मांग किसके द्वारा की गई है। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अंडमान निकोबार से संबंधित होगा। तो इसकी मांग किसके द्वारा की गई है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा इसकी मांग की गई है। बात आई है यहाँ पर जीआई टैग की। तो जीआई टैग से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। अब तो पूछा जाएगा कि पहले नंबर का जीआई टैग किसे दिया गया था। पहले नंबर का जो जीआई टैग है यह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पूछा जाए कि पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को कब दिया गया था तो बताना होगा कि 2004 में। जीआई टैग अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है तो बताना है कि 1999 से। जीआई टैग अधिनियम लागू कब हुआ अगर ये पूछ दे तो बताना होगा कि जीआई टैग अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। अंडमान एंड निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है तो जवाब देना होगा 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट पॉइंट है जारवा सेटलीट जनजाति कहाँ पाई जाती है। जारवा सेटलीट जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जवाब देना होगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो जवाब देना है बिहार में। बिहार में कहाँ पर? सीतामढ़ी जिला में इसको स्थापित किया जाएगा। ऊंचाई कितनी है? 251 फीट। सीता माता की जो प्रतिमा है उसकी 251 फीट ऊंचाई है। कहाँ स्थापित की जाएगी? बिहार में। और बिहार में पूछे किस जिले में तो सीतामढ़ी जिले में ये मूर्ति स्थापित
की जाएगी, ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र कहाँ स्थापित होगा। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये स्थापित होगा बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेट द्वीप गुजरात के केवड़िया में। कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के केवड़िया में है। और ये स्टैचू किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? हैदराबाद में है। ऊंचाई पूछेगा तो बताएंगे 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये किसकी स्टैचू है? संत रामानुजाचार्य की इक्वेलिटी जो स्टैचू है उसे क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहते हैं। और इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्वास रूपम का अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका अनावरण किया गया है राजस्थान के राजसमंद में। कहाँ? राजस्थान के राजसमंद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज है महाराष्ट्र के लातूर में। और ये जो स्टैचू है किसकी स्टैचू है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, तो स्टैचू ऑफ पीस जो है यह राजस्थान के पाली में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 से ये संबंधित है। पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है, तो जवाब देना है 53वां संस्करण। इसी के अंदर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? चिरंजीवी को चुना गया है। और यह कौन है? यह एक साउथ एक्टर है। कौन है? यह एक साउथ के एक्टर हैं। इन्हें क्या चुना गया है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। पूछा जाए कि चिरंजीवी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा, तो जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इस सम्मान से कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बताना है कि आशा पारेख को। 68वें नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? सूर्या को दिया गया और अजय देवगन को दिया गया। सूर्या को उनकी फिल्म सोराई पोट्रू के लिए और अजय देवगन को उनकी फिल्म तानाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा क्या गया है? क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया है असम के सिलचर में। कहाँ किया गया? असम के सिलचर में। पूछा जाए कि उसका उद्घाटन कब किया गया है, तो बताना है कि 20 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो जवाब देना है कि उद्घाटन जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी लागत कितनी आई है? इसकी लागत आई है 48 करोड़ रुपए। कितनी? 48 करोड़ रुपए। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट याद रखने। पहले तो ये याद रखना है कि ये पूर्वोत्तर भारत का जो है पहला है क्या? क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम के सिलचर में इसका उद्घाटन किया गया है। पूछा जाए कब किया गया है, तो 20 नवंबर 2022 को। कौन से मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो जवाब देना है सर्बानंद सोनोवाल। इसकी लागत कितनी आई है? इसकी लागत आई है 48 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कटी बिहू किस राज्य से संबंधित है। बिहू तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसी का प्रकार है एक कटी बिहू। कटी बिहू किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न किस राज्य में स्थापित हुआ है? अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न किस राज्य में स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है असम में। और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। तो पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो जवाब देना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है।
और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अगर ये पूछते तो बताना होगा कि ये असम में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मिशन भूमिपुत्र और बाजरा मिशन कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया। मिशन भूमिपुत्र अलग है, बाजरा मिशन अलग है, और ये दोनों चीजें कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई हैं, असम सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। असम के मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे कौन है, तो बताना है हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लवलीना बोरगोहन का संबंध कौन से खेल से है। लवलीना बोरगोहन का संबंध है बॉक्सिंग के खेल से, और यह असम राज्य की निवासी हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देही पटकई राष्ट्रीय उद्यान भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ स्थित है, ये असम में स्थित है। डिगबोई और नहर कटिया जो क्षेत्र हैं ये किस राज्य में स्थित हैं, ये स्थित हैं असम में। डिगबोई अगर आपको याद हो तो डिगबोई में ही तेल का पहला कुआं खोजा गया था, इसीलिए ये फेमस है। तो डिगबोई और नहर कटिया जाम के जो स्थान हैं ये दोनों कहाँ हैं, असम में स्थित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पूछा जाए कौन सी नदी पर है, तो बताना है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो जवाब देना है असम में है। किस किस के बीच है, तो धुबरी और सादिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है माजुली द्वीप से संबंधित। ये जो माजुली द्वीप है इससे संबंधित आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो माजुली द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये कहाँ है, ये असम में है। पूछा जाए कौन सी नदी पर, तो जवाब देना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर आपसे ये पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब देना होगा सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 इसे कौन सी संस्था ने जारी किया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो इसको जारी किया गया है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट कौन से देश की संस्था है, अमेरिका की संस्था है। और इस इंडेक्स में जो पहले स्थान पर आया है, कौन आया है, पहले स्थान पर आया है अमेरिका। और भारत की रैंक पूछी जाए इसमें कितनी है, तो भारत की रैंक है 61 आउट ऑफ 131, यानी 131 देशों में से भारत की रैंक कितनी आई है, 61 आई है। और पिछली बार भारत की रैंक कितनी थी, पिछली बार जो इसमें भारत की रैंक थी वह थी 67, और इस बार कितनी है, 61। तो यहाँ से संबंधित आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 है किसने जारी किया, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ने जारी किया, और ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ का है, अमेरिका का। पहला स्थान किसने प्राप्त किया, अमेरिका ने। भारत की रैंक क्या है, 61, भारत की रैंक पिछली बार इसमें कितनी थी, 67। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सूचकांक दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक देखेंगे और उसमें भारत की रैंक भी देखेंगे। पहला इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, जवाब देना है यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको जारी करने के आधार कितने होते हैं, तो जवाब देना है कि इसको जारी करने के 3 आधार होते हैं। 3 आधार कौन कौन से होते हैं, पहला आधार है जीवन प्रत्याशा, दूसरा आधार है साक्षरता, और तीसरा आधार है प्रति व्यक्ति आय। बात की जाए अभी जो हाल ही में जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक जो है इसमें 132 है, यानी कि 132 है। और पहले स्थान की बात की जाए कि पहला स्थान इसमें कौन से देश ने प्राप्त किया है, तो पहला स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही ये क्लास समाप्त होती है तो आपको इस देश की जो राजधानी है उसको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट सूचकांक दिया गया है विश्व शांति सूचकांक। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 135 है। नेक्स्ट सूचकांक है जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है, इसमें भी भारत की रैंक 135 है। तो 2 सूचकांक ऐसे हैं जिनमें भारत की रैंक कितनी है, 135 और 135। सूचकांक का नाम क्या है, विश्व शांति सूचकांक और जेंडर गैप सूचकांक, इन दोनों में भारत की रैंक कितनी है, 135 है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो जवाब देना है 136। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 107।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 180। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 54। ये सारे के सारे इंडेक्स और उनमें भारत की रैंक क्या है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पूछा जा रहा है कि ई गवर्नेंस सम्मेलन जो 2022 हुआ है यह कौन से क्रम का हुआ है? तो बताना है कि यह 25वें क्रम का हुआ है और जो इसका आयोजन है कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जो कि कटरा में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 25 नवंबर से 26 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। अगर पूछे कि इस जो ये सम्मेलन हुआ है इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है मनोज सिन्हा ने और ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में क्या है? गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। ई गवर्नेंस सम्मेलन जो 2022 हुआ, पहला पूछेगा क्रम कौन सा है? तो 25वां। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है जम्मू के कटरा में। कब से कब तक? 25 नवंबर से 26 नवंबर तक। अध्यक्षता किसने की है? मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के वर्तमान गवर्नर हैं। शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि निवेशक दीदी पहल को कहाँ से शुरू किया गया? जवाब देना है श्रीनगर से। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है? जवाब देना है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बताना है अस्किनी के नाम से। चेनाब नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, उनको नाम याद रखना है। दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। बगलीहार परियोजना कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। पकलडुम परियोजना कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। सलाल बांध परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? चेनाब नदी पर। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जवाब देना है चेनाब नदी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वंदे भारत ट्रेन। तो पहले नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई कहाँ से कहाँ चलाई गई? दिल्ली से वाराणसी के बीच। और दूसरे नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई वह कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वह कौन सी पुस्तक में दिया गया है? तो राज तरंगिणी पुस्तक में दिया गया है। अगर पूछा जाए कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है तो जवाब देना है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अगर आपको पता हो कि ये जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं ये दोनों अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये दोनों एक में हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और ऐसा कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसी प्रकार से दमन और दीव एंड दादर नगर हवेली पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में इन दोनों को एक ही में ऐड कर दिया गया है, यानी दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली अब एक केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और इन दोनों को एक ही में कब मिलाया गया? 26 जनवरी 2020 को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट जो 2022 में हुआ है इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं और ये इसके 6ठी बार विजेता बने हैं। बात की जाए नोवाक जोकोविच की तो ये 21 बार ग्रैंड स्लैम विजेता भी रह चुके हैं। कितनी बार विजेता रह चुके हैं? 21 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुके हैं। नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ग्रैंड स्लैम से संबंधित। तो पहला ग्रैंड स्लैम दिया गया है अमेरिकन ओपन 2022 के विजेता से। अमेरिकन ओपन 2022 के विजेता अगर मेल में पूछेगा तो बताएंगे कार्लोस अल्कराज और ये स्पेन के रहने वाले हैं। फीमेल में पूछेगा तो बताएंगे ईगा स्विटेक और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विंबलडन ओपन 2022 के विजेता से संबंधित। विंबलडन ओपन 2022 के विजेता में अगर मेल का नाम पूछेगा तो नोवाक जोकोविच बता देंगे। अभी हमने बताया किस देश के रहने वाले हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। अब विंबलडन ओपन अगर फीमेल पूछेगा, फीमेल विजेता, तो नाम बताएंगे एलेना रिबाकिना बताएंगे और ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं।
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। विंबलडन ओपन 2022 की महिला विजेता कौन है? एलेना रिवाकिना है और ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता से। फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता में अगर मेल का नाम पूछेगा तो बताएंगे राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। फीमेल का नाम पूछेगा तो बताएंगे ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता से संबंधित। पुरुषों में पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल ने। फीमेल में पूछेगा तो बताएंगे एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रोजर फेडरर जो हैं इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है स्विट्जरलैंड से। और आज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें दिया गया है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताना है खालिद जावेद को। इन्हें इनके किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? तो नेमत खाना के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है इसमें 25 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। और ये जो उपन्यास है इनका नेमत खाना, यह जो उपन्यास है द पैराडाइज ऑफ फूड का उर्दू अनुवाद है। किसका उर्दू अनुवाद है? द पैराडाइज ऑफ फूड का उर्दू अनुवाद है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? एनी एनॉक्स को दिया गया है और यह एक फ्रेंच राइटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 दिए गए वह हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। इन्हें इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पूछे कि इंग्लिश में किसे दिया गया है? तो इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया है। और पहले नंबर का जो इंग्लिश का अवार्ड था साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया था? आर के नारायण को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन बना? तो इसके विजेता बनी गीतांजलि श्री। और गीतांजलि श्री के किसके लिए चुना गया? रेत की समाधि। और रेत की समाधि का जो इंग्लिश ट्रांसलेट है किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सरस्वती सम्मान 2021। ये जो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो सरस्वती सम्मान है 2021 वाला, इसके लिए जो अवार्ड दिया गया था ये 2022 में दिया गया था। दिया गया है 2022 में, लेकिन अवार्ड कौन से वर्ष का है? 2021 का है। और कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का है। पूछा जाए किसे दिया गया है तो रामदर्श मिश्र को दिया गया है। किसके लिए? इन्हें इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बिहारी पुरस्कार 2022 जो कि 32वें नंबर का है किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हार्डा को दिया गया। 31वें नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया? असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी में युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भगवंत अनमोल को दिया गया है। इन्हें इनके उपन्यास प्रमेय के लिए। और आज का जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता कौन से देश को मिली है? तो जवाब देना है भारत को। अब कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन और उनकी अध्यक्षता के बारे में देख लेते हैं। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और 2022 में कौन कर रहा है? बाली, जो कि इंडोनेशिया में है। संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। और 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? उज्बेकिस्तान ने। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी, जो कि 13वें नंबर की बैठक थी। और 14वीं बैठक जो कि 2022 में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीन। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और भारत में इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में इसका आयोजन होगा उड़ीसा में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।